अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ये वो बेसिक रूल आज हम करने जा रहे हैं। अगर उसके ऊपर आप कमांड हासिल कर लें तो किस तरह जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, हमने सेंटेंसेस ही बनाने हैं, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर बेशुमार मिस्टेक्स जो हैं वो बच्चे करते हैं। उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे हम अपनी किसी भी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम सीखेंगे। आर्ट ऑफ सेंटेंस मेकिंग के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर मैं लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से पूछूं कि जब हम ये टर्म बोलते हैं सेंटेंस, तो क्या चीज़ जहन में आती है कि सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। जी, आप में से अगर कोई चीज़ कोई इनपुट देना चाहे। ओके जी, इन्होंने कहा कि सेंटेंस जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, काशिफ ने कहा कि यस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, अब मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाने लगा हूं। मैं कहता हूं एप्पल, पाई, नो, ईट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऐसे ही है ना, इकट्ठे कर दिए अल्फाजों को। इज इट अ सेंटेंस और नॉट। अब आप कह रहे हैं नो। पहले बच्चों ने कहा कि नहीं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जी बिल्कुल। कन्वेज प्रॉपर मीनिंग। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which conveys a proper meaning। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ कि जब उसे लिखा जाए तो वो अपना एक मीनिंग, अपना एक मतलब अपने रीडर को समझा भी पाए। अब देखिए, मैं कहूं डू यू वॉन्ट टू ईट एन एप्पल पाई। क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना। आगे हमारे पास इंट्रोगेटिव का साइन भी आ गया। क्या तुम एप्पल पाई खाना चाहते हो। अब मैं इस आपसे क्या पूछ रहा हूं, एक चीज पूछी गई है, मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। तो ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जिसको लिखने के बाद उसका मीनिंग भी समझ आए, उसे हम कहते हैं कि सेंटेंसेस हैं। ऑलराइट, अब जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, द डूअर, जो एक्शन करने वाला है। वर्ब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो एक्शन हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिसीव कर रहा होता है किसी भी एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल देखें, बहुत ही सिंपल आपके सामने एक सेंटेंस। ऑब्जेक्ट, अब ये क्या है, ये भी आगे हम जाकर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे हम देखें। लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट्स जुमले के अंदर जो पाए जाते हैं वो ये हैं। तो फिर सवाल आपके सामने, आपके जहन में आएगा कि क्या हर सेंटेंस के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं सिट डाउन, बैठ जाओ, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, बैठने का। किसने बैठना है, सब्जेक्ट ने बैठना है। इस जुमले में कोई सब्जेक्ट लिखा गया है,
नहीं पता ना। अब देखें, मैं कहूं ओपन द डोर, ओपन द विंडो, दरवाजा खोल दो। अब इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है? खोलने का। इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? डोर। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। लेकिन जब ये बात बताई जा रही है तो इट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। जब मैं कहता हूं ओपन द डोर, तो देयर इज समवन टुवर्ड्स whom आई एम पॉइंटिंग आउट। यू ओपन द डोर, यू सिट डाउन, यू गो देयर, यू बी ऑफ। तो व्हाट डज इट मीन कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट भी हो। सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म विदाउट सब्जेक्ट। ऐसे भी जुमले होते हैं कि जिसके अंदर डोर, काम करने वाला, उसका हमें अंदाजा ही नहीं है। आगे चलते हैं। हमने कहा कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैं कहता हूं ही लाफ्ड, दे टॉक्ड, वो हंसा। इसमें हंसने वाला कौन है ना हमारे पास सब्जेक्ट, और एक्शन ये क्या कर रहा है? हंसने का ये। अब इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? कोई नहीं ना कर रहा। इसका मतलब है कि इसके बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दे टॉक्ड, उन्होंने बातें की। अब इसमें बातें करने वाला कौन है? हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है। ये क्या एक्शन कर रहे हैं? बातें करने का हमारे पास वर्ब मौजूद है। अब ये एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? हमारे पास, हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑब्जेक्ट एज वेल। सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने ये सीखा कि देखें, अगर हम एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, इवन आफ्टर दैट इट कैन कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इवन आफ्टर दैट इट कैन कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग। लेकिन एक चीज जिसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है वर्ब। जैसे कि देखें, मैं कहूं दे, ही, या चल इसको हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, दे, हिम। अब यहां पर दे जो है, ये जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि वो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव का हमने केस इस्तेमाल की है। हिम, ये ही जो हमारा प्रोनाउन है, यहां पर हमने उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल की है। लेकिन इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं है, तो इट मीन्स इट इज नॉट ए सेंटेंस। अब मैं अगर इसको सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगा? दे बीट हिम, दे टॉक टू हिम, दे प्ले विद हिम। अब जब हमने वर्ब ऐड किया तो तब कहीं जाकर इसने एक प्रॉपर मीनिंग हमें जो है वो कन्वे किया। इसका मतलब है कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट सब्जेक्ट, दे कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, बट दे कैन नेवर बी फॉर्म्ड विदाउट ए वर्ब। तो आपने इन चीज़ों का जो है वो जहन में रखना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्या सेंटेंसेस के अंदर हमने यही चीज़ें देखनी होती हैं? एक हमारे पास टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज की क्या डेफिनेशन है? आप में से कोई अगर अपना कोई फीडबैक इनपुट देना चाहे, फ्रेज क्या होता है? अच्छा, फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। देखें, सारे जुमले इतने छोटे छोटे नहीं होते। जैसे अभी हमने यहां पर लिखा, मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप। क्या हम जब पढ़ते हैं तो क्या 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस होते हैं?
सेंटेंसेस के अंदर बहुत सारे अल्फाजों का ऐसा भी मजमूआ होता है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, लेकिन अभी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि फ्रेज क्या होता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस इफ इट इज टेकन आउट ऑफ द सेंटेंस. It actually enhances the understanding of a sentence. फ्रेज बेसिकली जुमले के अंदर ऐसे अल्फाजों का मजमुआ होता है कि अगर उसको उस जुमले से निकाल के अलहदा बाहर लिख दें तो वो अपना मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं कर सकता. तो फ्रेज का सेंटेंस के अंदर फिर मकसद क्या होता है? सेंटेंस के अंदर फ्रेज का मकसद ये होता है कि जो सेंटेंस के अंदर हम एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं उसके बारे में फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. वो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है. एक चीज़ जो आपने इसके अंदर नोट करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेज डज नॉट कैरी अ वर्ब इन इट. फ्रेज जुमले का वो हिस्सा होगा जिसके अंदर वर्ब नहीं होगा. अब हो सकता है कि आप में से कोई मुझसे ये क्वेश्चन करे कि सर फ्रेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोई नाउन फ्रेज होती है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज होती है, कोई सब्जेक्टिव फ्रेज होती है, कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेज होती है. कई किताबों के अंदर लिखा है कि एक वर्ब फ्रेज भी होती है. ये फ्रेजेस की टाइप्स के अंदर ना एक वर्ब फ्रेज भी होती है. तो जब आप ये बता रहे हैं कि फ्रेज के अंदर तो वर्ब होता ही नहीं, तो फिर वर्ब फ्रेज क्या होती है? अगर आप कोई ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जब आप टाइप्स पढ़ेंगे, अगर कभी आपके सामने वर्ब फ्रेज की टाइप आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि ये ऐसा जुमला होता है कि जिसके अंदर जो वर्ब फ्रेज होती है वो उसका जुमले के अंदर मेन वर्ब नहीं होता, वो बेसिकली उस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती है. वर्ब फ्रेज जुमले का वो हिस्सा होता है जिसमें उस वर्ब के बारे में मजीद कोई इंफॉर्मेशन दी हो, वो हमारा एक्चुअल वर्ब जो है वो उस जुमले के अंदर नहीं होता है. तो उस पार्ट को हम कहते हैं कि ये हमारी वर्ब फ्रेज है. एग्जाम्पल अभी देखें फ्रेजेस की हम करते हैं. जी हाँ, जो वर्ब फ्रेज होती है ना वो बेसिकली जुमले के अंदर जो मेन वर्ब होता है ना उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रही होती है. जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब जुमले में मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका असल काम क्या होता है कि मेन वर्ब को वो हेल्प कर रहे होते हैं. वो हमारा मेन वर्ब, अगर उसके अंदर कोई मेन वर्ब है तो वो सिर्फ उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उसकी एक सर्टेन स्टेट ऑफ एक्शन बता रहे होते हैं. जैसे देखें, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है. इसमें एक्शन ही नहीं है, इसमें मेन हमारा वर्ब क्या है? खेलना. अब ये इस एक्शन की स्टेट को बता रही है कि अगर हम यहां पर वॉज कर दें तो फिर ये एक्शन जो है वो कब हुआ? हैज लगा, जी बिल्कुल, हैज लगा दे तो फिर कब हुआ? हैज बीन लगा दे तो फिर कब हुआ? तो इसी तरह जो वर्ब फ्रेज होती है वो मेन वर्ब नहीं होता, वो मेन वर्ब के साथ अटैच एक इंफॉर्मेशन होती है. अब देखें, मैं कहता हूं एट 5 o'clock, सिर्फ मैंने ये लिखा 5 बजे. अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ के हमें क्या समझ आई कि 5 बजे क्या हुआ? जो हमारा दिल चाहेगा हम लिखेंगे. हो सकता है एट 5 o'clock आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड. आप कहें एट 5 o'clock द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन. आप कहें एट 5 o'clock माई फादर रिटर्न टू होम. अब आप देख रहे हैं, अब इसका मतलब है कि जुमले के अंदर ये जो पार्ट है
अगर हमने सिर्फ ये चीजें लिखी हों तो इट कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तो उस जुमले की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर जो एक्शन हो रहा है, वो उसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकती है, या सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकती है। इसका अलग से कोई वजूद नहीं होता। जैसे देखें, मैं कहूं अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। अब दरख्त के नीचे क्या लिखना है? अब इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि नहीं, ताकि हम समझा पाएं। तो हो सकता है कि अंडर द ट्री द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये फ्रेज, जैसे अभी मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं कि आप सेंटेंस के शुरू में लिखें, ये सेंटेंस के एंड पे भी आ जाती। जैसे कि द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द ट्री। तो फ्रेजेस बेसिकली क्या हैं? दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैनॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग इफ दे आर टेकन आउट ऑफ द सेंटेंस। अगर इनको सेंटेंस से बाहर निकाल के अलग लिख दें तो ये अपना मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर पाएंगे। जैसे देखें, मैं कहूं द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, किताब जो है वो मेज पर रखी गई है। अब यहां पर ये जो पार्ट है ऑन द टेबल, अगर इसको हम निकाल के बाहर रख दें तो फिर क्या ये अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर जब आपने फ्रेज को समझना है, ये फ्रेजेस मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपने सेंटेंसेस लिखने हैं तो आपको बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो साथ अपने वर्ब से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बतानी पड़ती है कि ये चीज़ें क्या कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है। तो उसमें फिर आपको इन वर्ड्स का इजाफा करना पड़ता है, तो आपको आइडिया हो कि फ्रेजेस बेसिकली होती क्या हैं। सेंटेंस और फ्रेज के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये एक बड़ी ब्रॉडर पिक्चर है। एक बड़ा कमरा है, एक बड़ा घर है, उस घर के अंदर एक कमरा है। तो अगर कोई पूछे कि जी घर और कमरे में क्या फर्क है, तो आंसर इज वेरी ऑब्वियस कि वो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बनाया गया है। तो फ्रेजेस बेसिकली ये स्मॉल पार्ट्स हैं इन अ सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो हमारी बिगर पिक्चर है जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीजें लिख के अपना एक मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जो सेंटेंसेस को एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद कर रहे होते हैं, जो हमारे पूरी बातों को, एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर मैं कहूं द ट्रेन रीच्ड, पहुंच गई। अब अगर मैं अपने रीडर को यह बताना चाहता हूं कि वो कहां पहुंची, तो फिर मुझे कुछ साथ एडिशनल बात बतानी पड़ेगी कि नहीं। मैं कहूं लाहौर एट स्टेशन इन माई सिटी। अब जो भी साथ इसके साथ लिखते जाएंगे, अगर इनको अलहदा लिखें तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली ऐसे अल्फाजों का मजमूआ जो सेंटेंसेस के अंदर ही होता है। सेंटेंस जो है ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स अ होल मीनिंग, अ कंप्लीट मीनिंग, ये सेंटेंस है। उस सेंटेंसेस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे एक सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फ्रेज है। आगे हम देखेंगे कि क्लॉजेज क्या होती हैं, फिर इंशाल्लाह किसी लेक्चर के अंदर आगे हम देखेंगे कि ये जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे दा लिखा है, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है? ये क्या है? ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? तो ये भी फिर हमें पता होगा कि हमने नाउन कहाँ पर इस्तेमाल करना है, वर्ब कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एडवर्ब कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, I saw a snake creeping through the grass। अब ये देखिएगा, काइंडली फोकस करें लेक्चर के ऊपर। मैंने देखा एक सांप जो है वो घास में से
रेंगता जा रहा है। ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब मैं कहता हूं आई सॉ अ ब्लैक स्नेक, आई सॉ ए पॉइजनस स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास। मैंने एक काले रंग का एक जहरीला सांप देखा। अब हमारी बात, अब हम कहना क्या चाहते हैं? मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं। तो जो भी बात कहना चाहता हूं फिर उस सेंटेंस के अंदर हम साथ साथ ऐड ऑन करते जाएंगे। आई सॉ अ पॉइजनस स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास। अब मैं कहता हूं आई सॉ अ वेरी पॉइजनस स्नेक, आई सॉ अ वेरी ब्लैक स्नेक। मैंने बहुत ज्यादा गहरे काले रंग का सांप जो है। अब हमारी बात बदल गई। अब मैं ब्लैक स्नेक कहना चाहता हूं, वेरी ब्लैक स्नेक कहना चाहता हूं। आई सॉ अ ब्लैक स्नेक क्रीपिंग स्लोली थ्रू द ग्रास। मैंने देखा काले रंग का सांप आहिस्ता आहिस्ता से रेंग रहा था। अब हमारी बात बदल गई। अब मैं कहता हूं क्विकली थ्रू द ग्रास। मैंने काले रंग का सांप देखा, बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था, बड़ी तेजी से रेंग रहा था। अब हमारी बात बदल गई। इसी तरह आई सॉ अ स्नेक क्रीपिंग वेरी स्लोली, वेरी क्विकली, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब हमने क्या कहना है? जो भी अब हमने कहना है, जो हमने एक्सप्रेस करना है, हमें कॉन्सेप्ट का पता हो, हमें आइडिया का पता हो कि कौन से वर्ड्स कहां पर लिखे जा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये आगे आने वाले लेक्चर के इसके ऊपर हम डिटेल जो है वो डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि सेंटेंसेस क्या होती हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, और तीसरा एक कॉन्सेप्ट क्लॉज। जी ओके ठीक है। क्लॉज का मतलब इन्होंने कहा कि एक टुकड़ा। आपने कहा कि क्लॉज जो है, ओके, इन्होंने एक डेफिनेशन बताई कि क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं कहता हूं एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल जो हम सब ने पढ़ी है। बिफोर द डॉक्टर केम, कॉमा, डॉक्टर के आने से पहले। अब इसके अंदर देखें, आना किसने है? एक्शन क्या हो रहा है? ये सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है। डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ है? नहीं, आपने कहा मरीज मर गया। मैं कहता हूं बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड रन अवे। मरीज भाग गया था। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया। अब क्या कहना चाहता हूं मैं? अब ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन इवन आफ्टर दैट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, ये क्लॉज है। अब क्लॉज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टाइप होती हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी है क्लॉज की, कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ये तो डेफिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। क्योंकि आगे पता नहीं हम क्या कहना चाहते हैं, 10 बातें लिख सकते हैं। तो फिर जी शाबाश, बिल्कुल सही। क्लॉज क्या है कि बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस that carries its own subjective and predicative parts. Sometimes, if it is connected by a subordinate conjunction, it cannot make
complete sense, otherwise it can stand on its own। क्लॉज की डेफिनेशन के क्लॉज बेसिकली जैसे अभी पीछे किसी ने पूछा कि सेंटेंस और फ्रेज को फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या है, ये हमारे पास एक ब्रॉडर पिक्चर है। इसी तरह जो क्लॉजेज हैं ये भी सेंटेंसेस के अंदर ही होती हैं। डिफरेंट क्लॉजेज मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाती है। जैसे अभी हमने कहा कि बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। अब ये दूसरा पार्ट लिखने के बाद हमारा जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो गया, एक एक्शन कंप्लीट हो गया, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेंटेंस है। लेकिन उस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है डॉक्टर का आना और एक है मरीज का मर जाना। ये दोनों पार्ट्स अलग अलग अगर कर दिए जाएं तो इनमें एक पार्ट ऐसा होगा जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा और एक पार्ट ऐसा होगा जो अपना मीनिंग जो है वो कन्वे कर देगा। ऐसा क्यों है ये मैंने नीचे लिखा कि इफ इट इज कनेक्टेड विद या कनेक्टेड बाय अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आगे हम कंजंक्शन भी देखेंगे कि कंजंक्शन कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक कोऑर्डिनेटिंग होती है, सबऑर्डिनेटिंग होती है। अगर जुमले का एक ऐसा हिस्सा जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा है तो वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा। उस पार्ट को हमेशा ज़रूरत पड़ेगी एक इंडिपेंडेंट पार्ट की, ताकि उस पूरे हिस्से का एक मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो सके। अगर वो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ नहीं जुड़ा तो फिर इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, फिर वो अपनी बात जो है वो कन्वे